कल हमने डेटा माइनिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट किए थे। उसमें हमने कल देखा था एनोमली डिटेक्शन, राइट। एनोमली इज़ नथिंग बट द आउटलायर और abnormal data in the data set, and then we have seen different techniques for anomaly detection. उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था, and using statistical technique we have seen how to find the anomaly. Right now today in advanced data mining topics, the topic is web mining. So initially जो डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था वो हर एक टाइप के डेटा के लिए यूज़ होता था। जैसे डेटा अगर वेब का डेटा हो, ओके, डेटा कैन बी ऑफ कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस और स्टोर, राइट, या फिर किसी बड़े कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा हो, या फिर स्टूडेंट्स का डेटा हो। दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, या फिर टाइम सीरीज का डेटा है, या सेंसर्स या IoT डिवाइसेस से जो हमें डेटा मिलता है। ऑल टाइप ऑफ डेटा कैन बी माइंड एंड कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज डेटा माइनिंग। लेकिन जैसे डेटा इंक्रीज होता गया वैसे वैसे हर एक टाइप के डेटा के लिए एक अलग माइनिंग होने लगा, राइट। एंड वेब माइनिंग इज़ वन ऑफ देम। वेब माइनिंग एक डेटा माइनिंग के अम्ब्रेला का एक पार्ट है, या यू कैन से एक सब प्रोसेस है या सब फील्ड है। डेटा माइनिंग इज़ अ वास्ट फील्ड. It is a big field consist of different types of mining, in which web mining is a subfield. So what is web mining? Because the data which we get from web is also a data, but specifically extracted from web. Okay, so web mining refers to process of discovering and extracting useful information from a large amount of data available on world wide web. जो ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को उस डेटा पे माइनिंग के प्रोसेसेस अप्लाई करना इज कॉल्ड एज वेब माइनिंग, राइट। सो माइनिंग की प्रोसेस अप्लाई करना मतलब जो भी डेटा है हमारे पास उसे कुछ तो यूजफुल पैटर्न्स फाइंड आउट करना, राइट, उससे नॉलेज डिस्कवरी करना, उससे कुछ प्रिडिक्शन करना। दिस ऑल प्रोसेसेस कम्स अंडर माइनिंग, right. And web mining means specifically we are working on data from world wide web, right. So www से आपको जो भी डेटा मिलता है कोई भी वेबसाइट से हो, it comes under web mining, yeah, it comes under web data, and working on that data is called as web mining. So it involves applying various data mining techniques. जो भी हमने डेटा माइनिंग के टेक्निक्स देखे हैं जैसे क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन रूल माइनिंग, ओके, के जितने जो भी एल्गोरिदम्स हमने देखे हैं वो टेक्निक्स हम वेब के डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग वेरियस डेटा माइनिंग टेक्निक्स to web data to identify patterns, trends, and relationships. It is multidisciplinary field that combines technique from data mining, machine learning, AI, statistics, and information retrieval. Okay, it is a multidisciplinary. So in web mining, we can use data mining techniques, we can use machine learning, we can use AI, statistics, or information retrieval. Now let us see one example of web mining. See, one example of web mining is to analyze website traffic and user behavior. एक स्पेसिफिक वेबसाइट का ट्रैफिक एनालाइज करना मतलब उस एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे कौन कौन से IP एड्रेसेस से रिक्वेस्ट आ रहे हैं, विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इज़ रिसीविंग, फ्रॉम विच लोकेशन यूजर्स आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. Okay, so these all known as web mining. These all are examples of web mining to analyze the website traffic. Traffic मतलब
वेबसाइट पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है या जो भी रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के यूज़र कहाँ पे हैं, यूज़र कैसे है, कौन से है, हाँ, यूज़र उस वेबसाइट को कब एक्सेस कर रहे हैं। मे बी अगर आपने यूट्यूब का भी एग्जांपल लिया, राइट, यूट्यूब इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेब। सो यूट्यूब का अगर आपका चैनल है तो आपको पता चलेगा कि उस पर हमें पता चलता है कि आपके चैनल के यूज़र्स कौन कौन से कंट्री से हैं, राइट, यूज़र का एवरेज ड्यूरेशन टाइम कितना है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन various types of user is accessing from that particular website, all information we can analyze. ओके, सो बाय, और उसका यूज़ क्या है, इफ़ यू आर गेटिंग दैट नॉलेज अबाउट यूज़र और वेबसाइट ट्रैफिक, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू extract useful information, right? Like by analyzing clickstream data means अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के कौन कौन से लिंक पे यूज़र क्लिक कर रहा है का, या फिर एक पूरे वेब पेज के कौन से पार्ट पे यूज़र क्लिक कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज डेटा। सो वो जो क्लिक स्ट्रीम डेटा होता है उसको एनालाइज करके हम यूज़र के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेन इंसाइट इनटू हाउ यूज़र नेविगेट देयर साइट। ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि यूज़र जब उनके वेबसाइट पे जाता है तो हाउ यूज़र इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यूज़र कितनी देर तक वो वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, एवरेज टाइम क्या है उस यूज़र का, एवरेज यूज़र एक्सेस टाइम कितना है, ये सब पता चलता है। फिर वो इंक्रीज़ करने के लिए या फिर थ्रू दैट बिजनेस एनहांस करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। सो इन दिस वे web data can be analyzed. This information can be used to optimize website design and improve user experience. Okay, so ये जो analysis करके हमें data मिलता है, this information we can use to optimize website design so that user will give more and more time on that website, and user experience will be improved, and user dropping out time will be increased. सो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेब माइनिंग, ये सब करके हमें क्या मिलने वाला है, तो वो यहाँ पे बताया कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो पर्सनलाइज यूज़र एक्सपीरियंस, देन एनहांस वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन, राइट। अगर आपने कंपेयर किया कि जो ओल्ड टाइम्स पे वेबसाइट रहते थे या अभी भी कुछ पुराने वेबसाइट्स होंगे, एज़ कम्पेयर टू दैट जो न्यू वेबसाइट्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, राइट। ओल्ड वेबसाइट के लिए आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट देख सकते हो, दे आर यूजुअली ओल्ड वेबसाइट्स, तो उस पर हमें उनका लुक एंड फील इतना अच्छा नहीं होता है, या फिर जो पुराने वेबसाइट्स होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, लोड होने में टाइम लगता है, या फिर उनका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है कि जो हमें अपील करे। वी डोंट वांट टू यूज़ सच वेबसाइट्स, राइट। और अगर हम वो वेबसाइट यूज़ नहीं करते तो अल्टीमेटली कोई भी, अगर मान लो कि कोई बिज़नेस का वेबसाइट है, अगर अमेज़ॉन भी आप यूज़ करते हो, अगर आपको एक प्रोडक्ट सर्च करने के लिए या लोड होने के लिए 5 मिनट लग रहे हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा देर तक नहीं सर्च करोगे, लेकिन अगर एक क्लिक पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अगर डेटा लोड हो रहा है तो आप ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे, राइट। सो ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए वेब माइनिंग का यूज़ हो सकता है। देन एनहांसिंग वेबसाइट स्ट्रक्चर, आप अभी भी देखो कि कंटिन्यूसली कोई भी आप यूज़ करते हो तो उसका डिज़ाइन कंटिन्यूसली चेंज होता है, हाउ दे आर चेंजिंग। एंड अगर व्हाट्सएप का भी सिंपल आपने एग्जांपल लिया तो व्हाट्सएप का डिज़ाइन भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, राइट। उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। सो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग इनपुट कि हमें कैसा डिज़ाइन बनाना चाहिए, ऐसे रैंडमली नहीं बना रहे, राइट। अगर रैंडमली बनाते तो कभी हमें अच्छा लगता, कभी हमें नहीं भी अच्छा लगता, लेकिन एवरी टाइम वो अगर कुछ फीचर ऐड करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे ही लगता है कि इससे तो और भी काम ईजी हो गया, करेक्ट। तो हाउ दे आर गेटिंग द इनपुट दे आर गेटिंग थ्रू web mining. So whatever data they are getting
from the web. They are analyzing that data, and based on that they are enhancing the design, they are improving the structure, they are personalizing user experience. Then next point is improve search engine relevance. जो भी सर्च हम करते हैं, अगर आपने कोई भी एक टर्म पर्टिकुलर, जैसे गूगल पे जाके आपने डेटा माइनिंग सर्च किया, राइट, सो डेटा माइनिंग सर्च करने के बाद it will give you so many websites related to data mining. Okay, so what आपको क्या चाहिए कि सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा वो उसमें ही मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, करेक्ट। यूजुअली कुछ भी आप सर्च करते हो तो सबसे फर्स्ट जो लिंक आता है वही हम ओपन करते हैं, और मेनी टाइम्स हमें ऐसे ऐसे भी लगता है कि यही मुझे चाहिए था। जो आपको सर्च करना था उससे बहुत रिलेवेंट होता है वो, राइट। सो हाउ दे आर गेटिंग इट? बाय यूजिंग वेब माइनिंग। बाय यूजिंग वेब माइनिंग सर्च इंजिन्स कैन इम्प्रूव रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट। जो आप सर्च करना चाहते हो वही आपको कैसे फर्स्ट लिंक में ही मिल जाता है। सो बेस्ड ऑन वेब माइनिंग, कैसे कि अगर इनिशियली में भी वो 10 नंबर पे भी होगा, आपने स्क्रॉल किया, आपको वो अच्छा लगा, आपने वो लिंक ओपन किया, राइट, सेकेंड यूज़र ने भी सेम किया, थर्ड यूज़र ने भी सेम किया, तो ऑटोमेटिकली जब एनालिसिस करते तो पता चलता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म, तो ये 10 नंबर पे नहीं आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद और उसके रिलेटेड कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आ गया एंड यूज़र आर फ्रीक्वेंटली क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, तो अगेन ये जो फर्स्ट पे आया था इसको रिप्लेस करके ये फर्स्ट पे आ जाएगा, राइट। इन दिस वे टू इम्प्रूव सर्च इंजिन रिलेवेंस वेब माइनिंग कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, राइट। जैसे अगर अमेज़ॉन का भी आप एग्जाम्पल लोगे, उस पर भी that particular app, that particular website is identifying. इवन अभी तो ऐसे भी टेक्निक्स यूजिंग AI आए हैं कि वेब पेज के कोई भी वेब पेज, अगर आप कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो तो वो आपके आइरिस का भी डिटेक्शन करता है कि आपके आइरिस या फिर आपका आइज़ का जो आइरिस वाला पार्ट होता है वो कौन से स्क्रीन के कौन से लोकेशन पे ज़्यादा देर तक स्टेबल रहता है, करेक्ट। और उस एरिया को फिर वो टारगेट करके वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ प्रमोशनल मैसेजेस दिखाएंगे, सो दैट कि आप उससे अट्रैक्ट हो जाओ और वहाँ पे आप क्लिक करो। देन डिटेक्ट फ्रॉड एंड थ्रेट्स। ओके, फ्रॉड डिटेक्शन में भी वेब माइनिंग का यूज़ हो सकता है। जस्ट अ मिनट। देर आर टाइप्स ऑफ वेब माइनिंग, basically 3 types: web content mining, web usage mining, and web structure mining. Okay, we'll see them one by one. सबसे फर्स्ट है वेब कंटेंट माइनिंग। ओके, सो from its name only we can understand, here we are mining the content. Content means the information which is present on the web page, may it be text, it can be image, it can be video, any media, etc. Okay, so web content mining is process of extracting useful information from web pages including text, images or multimedia content. Okay, this involves techniques such as text mining, then natural language processing, image analysis. These are the techniques using which we can perform content mining. And this web content mining can be used to extract structured and unstructured data from web pages, including product description, reviews, user generated content. Okay, ये कंटेंट के अलग अलग टाइप्स है। कंटेंट वेब पेज पे जो कंटेंट होता है वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, यूज़र के रिव्यू हो सकते हैं, या कुछ यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी हो सकता है। सो फ्रॉम दिस कंटेंट web content mining can extract structured or unstructured data. Okay, here structure means textual data and unstructured means usually image data, image, audio, video, media files, basically all are considered as unstructured data. So web content mining can extract
टेक्स्ट डेटा और इमेज, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया डेटा विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेब पेज, उससे मतलब ये जो टाइप का डेटा है, टेक्सचुअल है, इमेजेस है, ऑडियो वीडियो है, इस टाइप के डेटा से कुछ तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड एज वेब कंटेंट माइनिंग। ओके, सो वेब पेज, कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो तो उसमें एक तो क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एनी वेबसाइट देयर इज अ फिक्स स्ट्रक्चर, राइट? इन दैट स्ट्रक्चर सम कंटेंट इज देयर, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर आपने कुछ एक वेबसाइट ओपन किया, फॉर एग्जांपल गिग्स फॉर गिग्स ओपन किया फॉर सम पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, राइट? इन दैट डिज़ाइन सम कंटेंट, सम इंफॉर्मेशन इज present on that particular website, right? डेटा माइनिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, राइट? अलॉन्ग विद दैट इन्फॉर्मेशन कभी कभी वहाँ पे वीडियो भी होता है, राइट? समटाइम्स सम इमेजेस भी होते हैं, जैसे कुछ चार्ट है या कुछ ट्री डायग्राम है, करेक्ट? सो दिस ऑल इज नोन एज कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज। ओके, और इस कंटेंट, जितना भी कंटेंट है इस पर्टिकुलर वेब पेज पे, उसको माइन करके उस पे से उस कंटेंट को माइन करके कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, कुछ इंसाइट्स निकालना इज कॉल्ड एज वेब कंटेंट माइनिंग। ओके, एंड जो भी इंफॉर्मेशन हमने निकाला है, जो भी नॉलेज हमने निकाला है, उस नॉलेज का क्या यूज़ हो सकता है? सो द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस such as sentiment analysis, product recommendation, opinion mining, etc. राइट? जैसे अगर एक पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, राइट? उसके नीचे फीडबैक के लिए कुछ फॉर्म होगा या फीडबैक के लिए कुछ फील्ड होगा या कुछ स्टार्स होंगे, वहाँ पे आपने कुछ तो रेटिंग दे दिया, करेक्ट? या फिर उस आर्टिकल के बारे में आपने कुछ कमेंट कर दिया। बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू सेंटिमेंट एनालिसिस, राइट? मेनी टाइम्स जब भी हम अमेज़ॉन पे जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले हम उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, करेक्ट? सो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए भी वेब कंटेंट माइनिंग का यूज़ हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पब्लिक का ओपिनियन क्या है, ओपिनियन को एनालिसिस करना, this can also be done using web content mining, which is called as opinion mining. Okay, so this is about web content mining, okay, which is first type of web mining. Okay, now let us move to second, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी वेब पेज आप ओपन करो, उसमें कुछ कंटेंट है और उसको कुछ तो स्ट्रक्चर है। ओके, so web structure mining focuses on analyzing web structure and relationship between web pages. Okay, so any website if you open, there are multiple links, जैसे home है, about us, right? अगर वो कोई ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट है तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स का लिंक होगा, करेक्ट? मेनी लिंक्स आर देयर। So these all included in web structure. Okay, so web structure mining basically focuses on analyzing the structure of particular web page and relationship between different web pages which are connected to that particular web page. Okay, this include analyzing links. Okay, many times कभी कभी कंटेंट भी होता है, कंटेंट में भी लिंक्स होते हैं, या ऐसे एक सेपरेट जो बार होता है, नेविगेशन बार होता है, उसमें भी बहुत सारे लिंक्स दिए होते हैं। सो दिस बेसिकली इंक्लूड्स लिंक एनालाइजिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी ऑफ पेजेस एंड डिटेक्टिंग पैटर्न्स इन वेबसाइट डिज़ाइन। ओके, सो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में बेसिकली वेबसाइट के डिज़ाइन से पैटर्न्स फाइंड आउट होते हैं। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ इट? यूज़ क्या हो सकता है? टू इम्प्रूव सर्च इंजन रिजल्ट्स, टू आइडेंटिफाई ऑथोरिटेटिव पेजेस, टू डिटेक्ट वेब स्पैम, या फिर डिज़ाइन वेबसाइट के डिज़ाइन को पर्सनलाइज करना, ये भी हो सकता है, राइट? वेब स्ट्रक्चर माइनिंग के ये एप्लीकेशंस हैं। गॉट इट?
वेब स्ट्रक्चर माइनिंग इज बेसिकली माइनिंग द स्ट्रक्चर, जो वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको माइन करना, उससे कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन निकालना एंड देन टू यूज दैट information to improve the results. And the third type of web mining is web usage mining. Here usage का मतलब है how user is using that particular website, any particular website. So web usage mining involves analyzing user behavior on the web, right? हमने कंटेंट का माइनिंग देखा, उसके बाद स्ट्रक्चर का माइनिंग देखा. नाउ व्हेन यूजर इज यूजिंग एनी पर्टिकुलर वेबसाइट, to check behavior of user, where on which portion of website user uh, staying for long time, on which portion of website user is not reading at all, not staying at all, right? ये यूज़र का जो बिहेवियर है इसको एनालाइज करना इज कॉल्ड एज वेब यूसेज माइनिंग. So it involves users behavior on web, including clickstream data, search queries, other interaction with web pages. Okay, so इसमें क्या क्या आ सकता है कि एक पर्टिकुलर वेब पेज ओपन करने के बाद यूज़र कहाँ कौन कौन से लिंक पे क्लिक कर रहा है, या फिर ऑन ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट देयर इज़ अ सर्च ऑप्शन. So what queries user is searching. So after opening any website, what user is searching on that particular website, और other interaction, जैसे अगर कुछ feedback form है, how user is filling that feedback form, या फिर कहीं पे रेटिंग दिया हुआ है तो what rating user is giving, how user is giving the rating, या फिर whatever जो भी interaction user उस पर्टिकुलर वेब पेज पे करता है, दैट विल बी स्टोर्ड एज अ डेटा एंड एनालाइजिंग दैट यूसेज डेटा. ओके, दिस इज सी बेसिकली दिस डेटा इज रिलेटेड टू यूजर. वॉट एवर यूजर इज डूइंग on that particular web page will be stored as data related to that particular user, and then we will analyze that data, find some useful information, and then based on that information we can do further processing, or we can use that information for some decision making. Okay, so web usage mining helps in identifying user preferences, behavior pattern and trends. ओके, तो ये यूज़र रिलेटेड जो डेटा है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, यूज़र प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूज़र किस वेब पेज के कौन से कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, कौन से लिंक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है. करेक्ट. So this can be identified using web usage mining. This information can be used to personalize content, improve website design and target advertising. Right? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी वेब पेज के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यूज़र बहुत देर तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टे कर रहा है, तो व्हाट दे विल डू ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, लेट्स से ऑन दिस पार्ट यूज़र इज स्टेइंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसके आजू बाजू में आपको इमीडिएटली एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे. So that user will get attracted towards that advertisement, will click on that advertise, and business can be enhanced. So web usage mining can also be used for security purposes such as detecting fraud, identifying security threats, etc. These are some more applications of web usage mining. Okay. So applications of web mining are marketing and advertising. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेस्ड ऑन यूज़र बिहेवियर हम यूज़र को टारगेट कर सकते हैं बाय शोइंग एडवर्टाइजमेंट्स. देन web mining can be used as business intelligence. By extracting valuable information from that data, we can use that information in our businesses. Then it can be used for e-commerce, like प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, राइट. जैसे परचेस हिस्ट्री स्टोर करके प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देना, सर्च क्वेरीज को एनालाइज करके सर्चिंग और भी एनहांस करना, राइट. सो दिस टाइप ऑफ
task can be done using web mining. It can be used in fraud detection. So web mining is used in detecting fraudulent activities such as credit card fraud, identity theft, online scams, etc. by analyzing user behavior patterns. राइट, यूज़र बिहेवियर पैटर्न्स एनालाइज करके अगर किसी यूज़र का उनको सस्पिशियस बिहेवियर लग रहा है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर लग रहा है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एनोमलीज एंड देन अगेन it will be verified and fraud can be detected. This also can be used in social network analysis, right? All social media platforms are on web. So again, data is generated on web and that data can be analyzed. It is called as social network analysis. सो सोशल नेटवर्क एनालिसिस का एक सेपरेट टॉपिक ही हम देखने वाले हैं आगे. So this is all about web mining. Okay, so web mining is basically a subfield of data mining which only analyzes data from web. Now next topic we are going to see is social network analysis. Okay, nowadays everyone is very much familiar with social media, social network. Okay, and whatever social media you use, whatever data you are generating on that particular social media, everything is stored and everything is analyzed, and based on that many decisions are taken. Okay, and uh, social network analysis is basically technique used to study the structure of relationships among individuals, because on social network many people are connected, many people or a group of people or organizations are connected, or even entire societies are connected on a particular social network. Okay, to analyze their behavior, to analyze that particular network which is formed by people is also very interesting. जैसे फेसबुक का एक नेटवर्क है. इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, देर इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क, राइट? सो one account is following another account, right? Many people are following one particular person, right? So this everything forms a network. सो अगर आप कंपेयर करोगे कि नॉर्मल जो हमारा डेटा स्टोर होता है, जैसे कोई कस्टमर्स का डेटा स्टोर है और सोशल मीडिया का डेटा स्टोर है, उसमें डिफरेंस है. कस्टमर का डेटा में भी स्टोर होगा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, लेकिन सोशल नेटवर्क का डेटा जो है इट इज़ इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, राइट? जैसे फेसबुक पे अगर ए is friend of B, so A and B are connected like this. If there is a C is friend of B, then B and C are connected. Okay, in this way it forms a huge network of people. इसमें भी ऐसे होता है कि लेट से ए बी सी ऐसे मान लो 100 लोगों का एक ग्रुप बन गया, एक कम्युनिटी बन गया, राइट? जैसे लिंक्डइन पे भी, लिंक्डइन पे ऑन लिंक्डइन वी हैव डिफरेंट पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं लिंक्डइन पे, करेक्ट? सो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगेन मेनी पीपल आर कनेक्टेड विथ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल आर कनेक्टेड विथ अदर पीपल, लाइक दिस अ नेटवर्क इज फॉर्म. ओके, और वो जो नेटवर्क बनता है उसको एनालाइज करना, उस नेटवर्क से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड एज सोशल नेटवर्क एनालिसिस. Okay, so the model of social network is little bit different than other data. In this model we have the model is like graph. We have nodes and edges. Okay, nodes or vertices, this represent entities on that particular network like people, users, companies, etc. And edges or links represent connections. Okay, so that connection may be of friend, it can be communication, like agar if I am sending multiple emails, email can also be a network.
Then it can be of collaboration. Link can represent collaboration between two companies, two organizations, two people. So one real world example we can take is Facebook. Okay, so Facebook is a social network where each user is a node. Each user or each account on Facebook is a node, and friendship is an edge between two nodes. Again, one more example we can take LinkedIn. LinkedIn connections, email communication patterns, collaboration among Yes, ma'am. researchers. जैसे कोई रिसर्च गेट जैसा वेबसाइट है. If you Yes, take ma'am. example Yes, of ma'am. Facebook, on Facebook many people create account, right? जैसे one person A creates account on Facebook and other is B. Okay, then A send friend request to B. When B accepts that friend request, they become friends. So here A and B are nodes, and what is relationship between them? Friends. So this age represent relationship between these two nodes. रिसर्चगेट, गूगल स्कॉलर जैसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे रिसर्चर्स होते हैं. तो ये रिसर्चर्स का भी एक नेटवर्क है जहाँ पे वन रिसर्चर कैन फॉलो अदर रिसर्चर, वन रिसर्चर कैन फॉलो वर्क ऑफ अदर रिसर्चर, राइट. सो इन दिस वे अ नेटवर्क इज फॉर्म, और उस नेटवर्क को एनालाइज करके कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इज कॉल्ड एज social network analysis. Okay, now in social network analysis there are two types: ego network analysis and complete network analysis. Okay, now we'll see these types. Before that we'll see objectives of social network analysis. सोशल नेटवर्क एनालिसिस से जो भी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनका यूज़ क्या होता है, या फिर हम क्यों परफॉर्म करते हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस. टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन, like how one person is interacting with other person. What is pattern of that interaction? That can be identified using social network analysis. We can identify influential individuals, right? अगर LinkedIn पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं एंड दे आर rigorously communicating with that particular person, so this can be a influencer, राइट. यूट्यूब पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं. सो टू आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंसर, सोशल नेटवर्क एनालिसिस कैन बी यूज. देन टू डिटेक्ट कम्युनिटीज और सब ग्रुप्स. ओके, सो इफ on LinkedIn there is a certain group of people, they are continuously involved in communication. Okay, they are frequently communicating with each other, then it can be formed as a group or subgroup or community. So to detect communities, social network analysis can be used. Track information or disease spread. See, in healthcare also social network analysis is very useful, because if we consider example of corona, okay, from one person it was getting spread to some other person. This person is spreading it to few more people, again like this. Okay, this also formed a huge network. How disease is getting spread, that we can identify using social network analysis, right. अगर मतलब ये मे भी आपको सोशल मीडिया जैसा नहीं लग रहा होगा, बट इट इज़ अ form of network. Okay, and when we analyze the network it is called as social network analysis. So to track information of disease spread, SNA can be used. Then optimize organizational communication. अगर एक कम्युनिकेशन का सब ग्रुप ही हमने किसी प्लेटफॉर्म पे बनाया है तो इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट विथ एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो टू ऑप्टिमाइज द कम्युनिकेशन, social network analysis can be used. These are the key elements of SNA. Node and age I have already explained you. Node is an entity and age represent interaction or relationship between two nodes. Okay, for example, a person in Facebook is an entity, and a friend request or a friendship relation between them is age. Then the age can be directed or undirected. Okay, like Twitter follower.
In Twitter follower, age will always be directed, but in Facebook friend, when A sends request to B and when B accepts it, it becomes mutual relationship. Okay, so it is undirected age. We only say A and B are friends. No need of direction. It is not like A is friend of B and B is not friend of A. Right? When A is friend of B, automatically B becomes friend of A. So it is undirected age where the connection is mutual. Then connection or age can have weight based on intensity or frequency of connection. ओके जैसे अगर मैंने ईमेल अगर हमने ईमेल का एग्जांपल लिया, ओके, सो इफ आई एम सेंडिंग emails 100 emails per day to a particular organization or to a particular person of some organization, this age gains some weight. Okay, we can say weight of this communication is more as compared to other, right? So this age can also have weight, okay, if needed. These are the key elements of social network analysis. Okay, now we'll see types of social network analysis. So here first is ego network analysis. Okay, so this ego network analysis focuses on one individual, which is called as ego, and all the people directly connected to them. Okay, तो ये एक टाइप का नेटवर्क एनालिसिस है. एक इंडिविजुअल सेंटर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके साथ लेट्स से फेसबुक पे हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. ये इतने ही नेटवर्क का एनालिसिस करना इज कॉल्ड एज ईगो नेटवर्क एनालिसिस. इन ईगो नेटवर्क एनालिसिस देयर इज अ वन सेंट्रल एंटिटी एंड ऑल द एंटिटीज कनेक्टेड विद दिस सेंटर. इनसे जो नेटवर्क बनेगा इतना ही नेटवर्क हम एनालाइज करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ईगो नेटवर्क एनालिसिस. सो वन इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड एज ईगो, राइट. ये जो सेंटर में होगा वी कॉल इट एज ईगो, एंड ये जो अदर पीपल होंगे जो इसके साथ कनेक्टेड है, दीज आर कॉल्ड एज अल्टर्स. these people are directly connected with ego. Okay, so structure is one central node ego, directly connected nodes the alters. Okay, and sometimes it may consider connection between alters. Okay, ऐसे भी consider हो सकता है sometimes if needed, but only to analyze this network is called as ego network analysis. Okay, for example, imagine a student named Ravi and his WhatsApp contacts. Okay, so in this case Ravi is the ego, all his contacts like friends, classmates, family members are the alters. Okay, तो इस पे क्या एनालिसिस हो सकता है? The analysis will look at who Ravi talks to, how often he talks, what is frequency of that call, right? But not necessarily how his contacts talk to each other, right? इसमें ये कंसिडर नहीं होगा कि लेट्स से रवि के फैमिली में मदर है एंड फादर है, सो हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर टॉकिंग ये कंसिडर नहीं होगा. बट हाउ फ्रीक्वेंटली रवि इज टॉकिंग विथ हिज मदर, हाउ फ्रीक्वेंटली रवि इज टॉकिंग विथ हिज फादर, दिस विल बी कंसिडर्ड. दिस एनालिसिस कैन बी डन यूजिंग ईगो नेटवर्क एनालिसिस. ओके, इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं कि एनालाइजिंग पर्सन्स इन्फ्लुएंस इन द नेटवर्क. नेटवर्क में अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है तो कितना इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर पर्सन का है, ये एनालाइज करने के लिए हम ईगो नेटवर्क एनालिसिस कर सकते हैं. और स्टडिंग कस्टमर्स लॉयल्टी पैटर्न्स, मैपिंग इंडिविजुअल पेशेंट referral system in healthcare, these can be the applications or use cases of ego network analysis. Okay, please remember ego network analysis is a type of social network analysis. Okay, it is first type, and second type is complete network analysis. Okay, this is sociocentric. जैसे हमने देखा
कि फर्स्ट वाला जो टाइप था वो एक पर्टिकुलर यूज़र सेंट्रिक था, अभी ये जो कंप्लीट नेटवर्क एनालिसिस है ये सोशियो सेंट्रिक है. सो व्हाट इट एनालाइज, सी it examines entire network within a defined boundary. All members and their relationships are studied. Okay, इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, नोड्स होंगे, एजेस होंगे, लेकिन द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट वी आर एनालाइजिंग इज डिफरेंट. यहाँ पे हमने, अगर मेरा नेटवर्क लेट से इतना बड़ा है तो उसमें से मैंने एक बाउंड्री डिफाइन किया है कि आई वॉन्ट टू एनालाइज ओनली दिस मच नेटवर्क. All members and their relationship between this defined boundary will be studied. Okay, for example, a classroom of 30 students. Here, every student is node. Connection between them can be a friendship connection, it can be a collaboration, it can be a sitting arrangement. Connection or relationship between them can be any of these. Okay, and then we can analyze this network to form clusters, to form who is influential student in the entire class. Okay, who are the isolated student, मतलब कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स है कि जो बाकी बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, या कौन से ऐसे स्टूडेंट्स है कि जो सारे बच्चों के साथ कनेक्टेड है, दिस आर, या मैक्सिमम बच्चों के साथ कनेक्टेड है. दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स वी कैन फाइंड यूजिंग कंप्लीट नेटवर्क एनालिसिस. ओके, सो यहाँ पे जो 30 स्टूडेंट का हमने बाउंड्री डिसाइड किया है विच इज़ क्लासरूम बाउंड्री, तो वी विल स्टडी all type of relationships between these 30 students and then extract some patterns. Okay, so use cases of complete network analysis can be organizational behavior study. Organization में जो employees है उनका how they are behaving, we can analyze behavior pattern of the employees, detecting cliques in the school, analyzing communications in the company. These can be the use cases of complete network analysis.